आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आप थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग पूरे फोटोसिंथेसिस के बारे में समझेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आखिर प्रकाश संश्लेषण की जरूरत क्या होती है, ये क्या होता है, इसको कब इस्तेमाल मतलब कैसे होता है, इन सभी चीजों का जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद से प्रकाश संश्लेषण से संबंधित किसी भी प्रकार का एक भी क्वेश्चन आपको बाकी नहीं रहेगा। आप प्रकाश संश्लेषण से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप चुटकियों में करेंगे। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों होती है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसकी जरूरत क्यों होती है, इसको समझने से पहले हम लोगों को पोषण समझना पड़ेगा। न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। सभी सजीवों को जीवन जीने के लिए मतलब हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं उसको करने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और जब हम भोजन करते हैं तो हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, जैसे खेलना कूदना, सोना, पढ़ना। और अगर यहाँ तक कि हम कुछ सोचते हैं तो वहां पर भी ऊर्जा खर्च होती है। तो जब ऊर्जा खर्च होती है तो उस कंडीशन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। तो हमारे इस पृथ्वी पर, इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं जो अपना पोषण को पूरा करते हैं। पाने मतलब ऊर्जा को पाने के लिए वो भोजन की जरूरत होती है और भोजन हमें मतलब जीवों को दो प्रकार से मिलता है। जैसे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना ले वे स्वपोषी होते हैं। और ऐसे में अगर मैं एग्जाम्पल देने की बात करूं तो स्वपोषी का एग्जाम्पल जो हमारा हो जाएगा वो हरे पौधे और शैवाल और साइनोबैक्टीरिया जैसे ऐसे मतलब स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे किसी जीव पर या फिर दूसरे किसी भोज्य पदार्थ वाले पौधे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम लोग अपने भोजन के लिए पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं। और पौधे क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो जो अपने भोजन के लिए दूसरे किसी पर निर्भर न रहे वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और जो अपने भोजन के लिए दूसरे किसी पर निर्भर रहते हैं उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी जितने भी होते हैं, हरे पौधे जितने भी होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण से और H2O मिलाकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट में जो होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का रूप होता है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर जब हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, और उसी कार्बोहाइड्रेट से ये पौधे अपना क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को चार चीजों की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल को H2O से लिखा जाता है क्योंकि जल का फार्मूला H2O होता है। CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसका फार्मूला हम लोग CO2 लिखते हैं। और यहाँ पे डाई जो शब्द आया है यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो इसमें कितनी है, दो है। तो ऑक्साइड में इसीलिए इसको क्या किया गया है, दो कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल। और ये क्या होता है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंसिंग में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। और इसके बाद से इस प्रोसेस के बाद हमारा ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 6 और 12H2O, कितना पानी का कितना अणु लिया जाता है, 12, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, 6
CO2 लिया जाता है और C6H12O6 ग्लूकोज फॉर्म करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक क्या है, रूप है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। और पौधे में ये C6H12O6 बनता है, प्लस में 6O2 और प्लस 6H2O बनता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पौधे को कहाँ से मिलता है। तो पौधे में पत्तियों में क्या होता है स्टोमेटा नाम का छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। अगर हम लोग इस स्टोमेटा को अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है कि इसकी संरचना हमें देखने को मिलती है। इसमें दो सेल होते हैं, जिस सेल का नाम होता है गॉड सेल, GUARD, गॉड सेल। और इस सेल का काम होता है कि इसको खोलना और बंद करना। तो जब ये खुलता है तो इस स्मॉल पोर के थ्रू गैस एक्सचेंजिंग होता है। यानी एक्सचेंजिंग ऑफ गैस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के पोर से। स्मॉल पोर, स्टोमेटा के स्मॉल पोर का क्या नाम होता है, मतलब पत्तियों के स्मॉल पोर का क्या नाम होता है, स्टोमेटा। और स्टोमेटा में गार्ड सेल होता है जो कि उस पोर को बंद करना और खोलना के काम करता है। और वो जब खुलता है तो गैस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। यानी अंदर वो CO2 को लेता है और बाहर ऑक्सीजन को छोड़ता है। यह अगर एक्सचेंजिंग नहीं होता तो हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती और ओजोन लेयर जो हमारा पृथ्वी का सुरक्षा कवच है वो क्या हो सकता है कि एक दिन फट सकता है। तो पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि ये हमारे वातावरण से 6CO2 गैस को क्या करते हैं, लेते हैं। 6CO2 गैस को लेते हैं और 6O2 गैस को क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन न मिले तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए पौधे लगाना हमारे जीवन में एक तरह से मान के चलिए कि बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। यदि हम पौधे न लगाएं तो हमारे पृथ्वी पर पौधों की कमी हो जाएगी। और जैसे ही पौधों की कमी होगी हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे पृथ्वी से मनुष्यों का और सभी जीवों का जीवन क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये समझे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण हम उसे कहते हैं जब हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ये रूट से क्या होता है, जल एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर्स जो होते हैं वो हमारे सॉइल से क्या करते हैं, इसमें जो रूट होते हैं उसके रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर हमारे सॉइल से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर हमारा कहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से। कहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सॉइल। और इस प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक का नाम होता है जाइलम और एक का नाम होता है फ्लोएम। तो ये दोनों भाई मतलब होते हैं, एक ही प्रकार के टिश्यू होते हैं जिनको संवहन उत्तक के नाम से जाना जाता है, जिनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टिश्यू कहा जाता है। जैसे ये पौधे में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये जो जाइलम भाई है यह जल को ले जाने का काम करता है। यानी कि जो जाइलम, ज से जल, यानी जो जाइलम है उसका क्या काम है, वो जल को सिर्फ पौधों में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। और फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फूड, यानी पौधे के पत्तियों में जो भोजन बनेगा उसको पूरे पौधे में पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। अब ध्यान दीजिए, ये रूट से हमारा क्या हो गया, वाटर चला जाएगा और ये एटमॉस्फेयर से CO2 मिल जाएगा। और सनलाइट हमें, आप सभी लोगों को पता है कि सूर्य से हमें क्या होता है, सनलाइट मिलता है। तो पौधे को सूर्य की रोशनी कहाँ से मिलेगी, सूर्य से मिलेगी। तो दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय क्या होता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्लोरोफिल जब फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उस टाइम 6CO2 प्लस 12H2O को ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O में फॉर्म कर देता है। तो दिन में जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होती है तो उसे हिल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसीलिए दिन में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसे हिल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और रात में ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको वो रात में ये बताए थे कि पत्तियां जो क्लोरोफिल होती हैं
पत्तियों में वो क्या करती हैं कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं और रात के समय में एटमॉस्फेयर से CO2 को लेती हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं और रात के समय में वो अपना ग्लूकोज बनाती हैं। इस तरह अगर हम लोग देखें तो पूरा प्रोसेस ये पत्तियों में हो रहा है। तो पत्तियां जो होती हैं वो पौधे का रसोई घर होती है, यानी कि जो पौधे में भोजन बन रहा है वो कहाँ पर होता है, पत्तियों में। तो इसलिए पौधे का रसोई घर क्या होता है, पत्तियां होती हैं। पौधे का रसोई घर क्या होता है, पत्तियां। बात समझ में आया। तो अगर कोई पूछे आपसे कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है, तो पत्तियों में बनता है। पौधे में भोजन को ट्रांसफर हर एक हिस्से में कौन करता है, तो फ्लोएम टिश्यू करता है। यानी फ्लोएम एक टिश्यू होता है, बंडल्स ऑफ द सेल, जो कि क्या करता है, पौधों के पत्तियों से भोजन को उठाता है और पौधे के हर एक हिस्से में क्या करता है, पानी जैसे हर एक हिस्से में भोजन को पहुंचाता है। और जैसे जैसे भोजन पहुंचता है वैसे वैसे अब सभी भाग को ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए और सभी भाग पौधे में क्या करते हैं, अपने काम को करते हैं। आप लोगों को ये बता दें कि ये जो जाइलम है यह जल को ले जाता है, रूट से जल को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में ले जाने का काम करता है। लेकिन ये जाइलम का बहुत एक कंडीशन होता है, ये कहता है ना कि मैं पानी को लेके जाऊंगा लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा फिर वापस दोबारा नहीं आऊंगा। तो जाइलम को ये कंडीशन देखकर जब कोशिका का निर्माण हो रहा था, मतलब भगवान जी जब कोशिका का निर्माण कर रहे होंगे तो उन्होंने सोचा हो कि ये जाइलम ये ऐसा काम करेगा तो कभी पौधे में पानी की कमी हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने सेल ऑर्गेनल्स में, जब आप लोग कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा सेल ऑर्गेनल्स में एक वॉक्यूल्स नाम का क्या होता है कि ऑर्गेनल्स पाया जाता है, जो कि सिर्फ पौधों में ही, पौधों में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। पादप कोशिका में भी वैक्यूल्स पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन जो पौधे में वैक्यूल्स होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो पानी को स्टोर करके रखने में काम करता है। क्योंकि जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गति करता है, वो किसी जगह पर पानी की कमी हो जाएगी तो वहां पर दोबारा पानी देने नहीं आएगा। इसलिए जाइलम वक्यूल्स में पानी को दे देता है और वक्यूल्स पादप कोशिका में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स होता है, मतलब कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग वक्यूल्स का होता है। तो यहाँ पर हम लोग फोटोसिंथेसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब अगर कोई पूछे कि बताइए पौधे में जल कहाँ से आता है, तो आप लोग कहेंगे पौधे में जल रूट से आता है। जो हमारी जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी से, मिट्टी में उपस्थित जल को क्या करती हैं, सोखती हैं और वो सोख कर जाइलम टिश्यू को क्या करती हैं, दे देती हैं। और जाइलम टिश्यू का काम होता है कि पूरे पौधे में हर एक हिस्से में पानी को पहुंचाना। और कोई पूछे कि बताइए CO2 पौधे में कहाँ से जाता है और O2 कहाँ से निकलता है, तो आप बताएंगे कि पौधे में एक स्मॉल पोर होता है, छोटा सा छिद्र होता है। जब उसको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो बड़ा होगा तो वो स्मॉल पोर दिखाई देगा। स्मॉल पोर को जब आप लोग देखेंगे तो उसमें दो सेल होते हैं, गॉड सेल। वो गॉड सेल क्या करते हैं, पत्तियों के पोर को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। जब पोर्स खुलते हैं तो उसी के दौरान गैस एक्सचेंजिंग का काम होता है। 6CO2 हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, ले लेता है और 6O2 को क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित रहेगी तो हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, और जब हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी तो हमारे वातावरण दूषित हो जाएगा। मतलब जो हमारे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और इस तरह हम लोगों का वातावरण क्या हो जाएगा, बहुत ही दूषित हो जाएगा और हम लोग के जीवन पे बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता तो पौधे अपना भोजन भी नहीं बना पाते, और भोजन नहीं बना पाते तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलता, और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम लोग जीवित भी नहीं रहते। तो ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में सब कुछ जान गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने अणुओं को ली जाती है, 6CO2 को लिया जाता है, 12H2O को लिया जाता है
और ये CO2 और H2O को मिलाकर ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, और ग्लूकोज फॉर्मेशन के साथ साथ 6O2 प्लस 6H2O फॉर्म होता है। तो O2 तो हमारा वातावरण में क्या हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन जो H2O है वो उसी पानी के रूप में ही हमारे पौधे में उपस्थित रहता है, क्योंकि पौधे में तो मान लीजिए पानी की आवश्यकता है ही। तो आप लोगों को फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।